तो कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वार 2 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर मिलान के लोग बमबारी से बचने के लिए झील के किनारे एक गांव में आ जाते हैं और ये लोग यहीं पर आकर बस जाते हैं। और यहीं के एक बहुत ही शानदार घरों में हमें दिखाया जाता है कि ऑरेन वैली का परिवार रहता है। और यहाँ पर हमें मारियो और उसकी वाइफ क्लोफी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मारियो बहुत ही अय्याश आदमी होता है और यहाँ पर इसे आवारागर्दी और लड़कियों के अलावा कुछ और पसंद आता ही नहीं था। और इसके बारे में सब कुछ इसकी वाइफ को भी पता होता है, इसीलिए वो उस पर बहुत ही तीखी नजर रखती है। अब यहाँ पर क्लोफी की भाभी मट्रीडा भी उसकी के साथ रहती थी। यहाँ पर पता चलता है कि उसका हस्बैंड 10 साल पहले वर्ल्ड वार में गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। यहाँ पर घर में एक बेड भी होता है जो कि क्लोफी के अंकल बिशप का होता है और वो यहाँ पर इस गांव में अपने प्यार से मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन इसी झील में डूब जाने की वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। और यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि उनके इस काम के बारे में यहाँ के लोगों को पता चल गया था, इसलिए यहाँ के लोगों ने इन्हें डुबा कर मार डाला। लेकिन अब तो इस बात को 50 साल गुजर चुके थे और किसी के पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री से रिटायर हो जाने के बाद मारियो बोर हो रहा था और वो सिर्फ अपनी बीवी के पैसों पर अय्याशी कर रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मटिल्डा को भी बहुत पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ के डर से कोई भी उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की सोचता भी नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उसकी मुलाकात मार्को नाम के एक आदमी से होती है जो कि बिल्कुल मारियो की तरह ही होता है। अब यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल आवारा होते हैं, इसलिए इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर मारियो मार्को को डिनर पर इन्वाइट करता है और यहाँ आने के बाद मार्को को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई भी औकात नहीं है। अब इसके बाद मटिल्डा के हस्बैंड के बारे में बात होने लगती है, जो कि उनकी शादी के फौरन ही बाद जंग में चला गया था, जिसकी वजह से मटिल्डा अभी तक कुंवारी थी और उसकी बहन उस पर कड़ी नजर रखती थी ताकि वो उसके हस्बैंड या किसी और के साथ कोई भी गलत काम ना कर सके। अब यहाँ पर मार्को को उसके लिए काफी ज्यादा फील होता है और यहाँ पर ये इसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और अब इसे यहाँ से भगाकर कहीं दूर लेकर जाना चाहता है। अब डिनर के बाद मारियो मार्को को बाहर ही रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे अंकल विशप वाला कमरा ही दे देता है और वहाँ से मटिल्डा का कमरा साफ नजर आ रहा था। तब रात को वो खुद को उसे टच करते हुए देखता है और ऐसा देखने के बाद उसके इमोशन और भी ज्यादा जग जाते हैं। अब अगली सुबह ना चाहते हुए भी मार्को को वहां से जाना पड़ता है। अब जब मार्को बोट पर जाता है तो मारियो भी उसी के साथ हो लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी एक वाइफ और एक गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और इसके साथ साथ वो दोनों अब बहुत मजे करते हैं। और इसी टाइम मारियो को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। यहाँ पर मारियो बिना अपनी वाइफ को बताए हुए बोट पर आया था, इसलिए उसे वापस जाते हुए डर लगता है और यहाँ से वो दूर खड़ा होकर अपने महल की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि क्लोफी का कजन अपनी दो नौजवान बेटियों के साथ उसके घर पर आया है। अब यहाँ पर उसे अपना नया शिकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और डरे घर चला जाता है। अब इसके बाद वो अपने कजन की बेटियों को बाहर लेकर आता है और उनको वहाँ का नजारा कराने के बहाने उनको गलत तरीके से टच करने लगता है। तभी वहाँ पर उन लड़कियों का फादर आ जाता है और उनको ऐसा करते हुए देख लेता है और अपनी बेटियों को वापस लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो मारियो पर भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब मार्को भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वहाँ का माली मार्को को बताता है कि मारियो बहुत ही घटिया आदमी है और वो उसकी बेटी के भी साथ इसी तरह की कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने उसको वार्निंग दे रखी है, अगर उसने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे मार डालूंगा। अब हम देखते हैं कि मारियो रात के टाइम मार्को से मिलता है। तब वो उसे बताता है कि मैं और मटिल्डा आपस में प्यार करते हैं और बस हम अपनी वाइफ की वजह से वहाँ मिल नहीं सकते, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ और मटिल्डा को एक साथ अपनी बोट पर आने दे और उसके साथ साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ पर लेकर आए ताकि वहाँ पर वो मटिल्डा को कंपनी दे सके। असल में यहाँ पर मारियो को पता चल चुका था कि मटिल्डा और मार्को एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसीलिए वो इसे अपने प्यार की झूठी कहानी सुनाने लगता है ताकि ये सब कुछ होने से पहले ही खत्म हो जाए और मटिल्डा को भी ये पता चल सके कि मार्को की पहले से भी ये गर्लफ्रेंड है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि मटिल्डा के हस्बैंड के मरने की खबर भी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो चारों लोग बोट पर जाने लगते हैं। अब मारियो यहाँ पर मटिल्डा के साथ कई बार मस्तियां करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मटिल्डा और मार्को के आंखों ही आंखों से होने वाले प्यार को देखा जा सकता था और जब भी इनको मौका मिल जाता ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते थे। अब इसके बाद ये लोग शहर में एक होटल के कमरे को बुक करते हैं, जहाँ पर मारियो और मटिल्डा होटल में चले जाते हैं और मार्को और उसकी गर्लफ्रेंड को बोट पर ही रात बितानी पड़ जाती है। अब उसको रात को नींद नहीं आ रही होती है तो वो शहर में घूमने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे बढ़ जाने के बाद उसे एक साइकिल पर आकर आदमी नजर आता है जो कि बिल्कुल मारियो की तरह दिख रहा होता है और वो आदमी बहुत तेजी से किसी जगह पर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि क्लोफी की झील में डूब जाने की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इनको क्लोफी के मरने का कोई भी फिक्र नहीं है। अब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जिसके बाद इन सबको एक लेटर मिलता है जो कि मारियो ने अपनी वाइफ को लिखा होता है, जिसमें उसने मटिल्डा के साथ अपने प्यार का इजहार किया होता है।
तब इसी बात से पुलिस को लगता है कि क्लोफी शायद इसी बात से डिप्रेस्ड हो गई हो और उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से वो इस केस को बंद कर देते हैं और कुछ ही दिन बाद मारियो और मैटिल्डा शादी कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीने गुजर चुके होते हैं जहाँ पर मार्को का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो जाता है। अब वो एक दिन मैटिल्डा और मारियो से मिलने के लिए आता है। अब वहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब जब मारियो बाहर जाता है तो मैटिल्डा उसे बताती है कि मुझे लगता है कि क्लोफी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि मारियो ने ही उसे मार दिया है। तब यहाँ पर मार्को भी कहता है कि मुझे भी उस पर शक है, क्योंकि मैंने उसी रात को मारियो की तरह एक आदमी को साइकिल से तेजी से भागते हुए देखा था। क्या पता, हो सकता है वो कांड करने के बाद उस साइकिल से अपने घर आ गया हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन क्लोफी का भाई आ जाता है और वो बताता है कि मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और मेरी मौत की खबर भी झूठी थी, क्योंकि मैं वापस आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि दुश्मनों ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया था और मेरे प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। इसीलिए मेरी जिंदगी में कोई भी इच्छा नहीं रही और मेरे बहन से मेरी अक्सर बात होती रहती थी। और आखिरी खत में उसने लिखा था कि मारियो को वो घर से निकालने वाली है, क्योंकि वो बस उसकी बेइज्जती ही करता रहता है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, और वो कहता है कि मैं बस इसीलिए आया हूँ ताकि मैं सब कुछ सच सच पता कर सकूं। जिसके बाद अब पुलिस दोबारा से उस केस को ओपन कर लेती है। अब यहाँ पर मार्को भी पुलिस को बताता है कि उसने उस रात मारियो को वहाँ पर देखा था। जिसके बाद पुलिस उस आदमी तक पहुँच भी जाती है जिसने मारियो को साइकिल किराए पर दी थी। अब इसके बाद मारियो फाइनली कसूरवार साबित हो चुका था और पुलिस भी अब उसे गिरफ्तार करने लगती है। तब वो अंकल बिशप के रूम में जाकर खुद को खुद से फांसी लगा लेता है। अब वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका था। जिसके बाद मैटिल्डा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपनी सारी इजाजत देकर चला जाता है। वो उसमें लिखता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि दूसरी कंट्रियों में मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। जिस दिन मारियो ने सुसाइड किया था उस दिन मार्को और मैटिल्डा एक दूसरे के साथ सोए थे और यहाँ पर अब मैटिल्डा चाहती है कि वो बस मार्को से शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर मार्को उससे इनकार कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसके लिए ठीक नहीं लग रही थी और वो इस बात पे भी कंफर्म नहीं था कि उस रात उसने मारियो को देखा था कि कोई और था। वो कोई और भी हो सकता था और उसने सिर्फ मैटिल्डा के कहने पर मारियो का नाम बताया था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।